आज हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के पार्ट सेकंड में ऑर्गेनोक्लोरिन्स पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में देख चुके हैं। ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान या उसके बाद में डेवलप हुए और कुछ इनमें से पहले से नोन थे, जैसे 1892 में जर्मनी में डाइनाइट्रोफिनोल्स के बारे में जानकारी थी, यूएसए में 1932 में थायोसाइनेट्स के बारे में जानकारी थी एज इंसेक्टिसाइड। ऑर्गेनोक्लोरिन्स, जिनको क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, मुख्य रूप से क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन और कभी कभी उसमें ऑक्सीजन भी होता है, इससे बने होते हैं। इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये वाटर इंसोल्यूबल होते हैं और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं केरोसिन, जाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, इनमें सॉल्यूबल होते हैं। इनके रेजिडुअल इफ़ेक्ट बहुत लंबे हैं, उसके कारण ही ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और जो एल्कलाइन मीडियम है उसमें ये आसानी से विघटित हो जाते हैं और ये इनकी डिमेरिट है और हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। ऑर्गेनोक्लोरिन्स में जो एक बहुत ही मुख्य कंपाउंड है वो है डीडीटी। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये एक जर्मन केमिस्ट ऑथमर जेडलर ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था और इसकी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक मोथ प्रूफिंग कंपाउंड की सर्च करते समय सबसे पहले पॉल मुलर ने इसकी जानकारी दी थी और स्विट्ज़रलैंड में सबसे पहले इसे यूज़ किया गया कोलोराडो पोटैटो बीटल के अगेंस्ट। 1944 में नेपल्स इटली में जब बहुत ज़्यादा टाइफस फीवर फैला हुआ था पेडिकुलस ह्यूमनस के कारण, उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया और काफ़ी इफ़ेक्टिवली इसे यूज़ किया गया। वॉर के समय जब उससे बचने के लिए क्राउडिंग में, भीड़ में लोग रह रहे थे, इकट्ठा एक जगह रह रहे थे सिविलियंस, उस समय ये टाइफस बहुत ही खतरनाक संक्रमण के रूप में उभरा और इसको काफ़ी प्रभावशाली तरीके से डीडीटी के द्वारा नियंत्रित किया गया। और ये जो टाइफस के अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया था और जो पोटैटो बीटल के अगेंस्ट इसका जो इफ़ेक्ट था वो इतना ज़्यादा असरदार और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था कि जो डीडीटी था वो फेमस हो गया एक इंसेक्टिसाइड ओवरनाइट की, मतलब इतना क्विक इसका एक्शन है और इसको लोग मिरेकल पाउडर के रूप में जानने लगे कि ये चमत्कारी है जो पदार्थ है और जो केमिकल है या इंसेक्टिसाइड है। और टाइफस फीवर के दौरान इतनी ज़्यादा डेथ हुई थी सर्बियन सोल्जर्स, 25% सर्बियन सोल्जर्स इसके कारण डेथ हुई उनकी और मिलियंस रशियंस इसके कारण जो डिजीज़ थी उसके कारण वो भी मरे। तो और उसके अगेंस्ट जब सफलता मिली डीडीटी की, उसने कंट्रोल किया पेडिकुलस ह्यूमनस को, तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इतना ज़्यादा सफल रहा कि पॉल मुलर को इसकी खोज के लिए 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। ये पॉल मुलर 1948 में इन्हें डीडीटी की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें डीडीटी की तो इसमें 14 आइसोमर्स होते हैं, जिसमें से 2 मेन होते हैं, पैरा पैरा पीपी डीडीटी और दूसरा ऑर्थो पैरा या ओपी डीडीटी। टेक्निकली जो डीडीटी मिलता है उसमें जो कंटेन है वो कंटेन्स 65 से 80% तो पीपी डीडीटी होता है और 15 से 21% ओपी डीडीटी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीडीटी है वो पीपी डीडीटी से बना हुआ है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसके कारण है। ये एक वाइट से क्रीमी कलर का पाउडर होता है
और बहुत स्टेबल होता है, लाइट और ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस होता है, इतना जल्दी से विघटित नहीं होता। आउटडोर अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिवली इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो कम होता है, इसका इफेक्ट कम ड्यूरेशन तक रहता है। और इंडोर अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो सालों तक, लगभग 1 साल तक इसका जो इफेक्ट है वो बना रहता है। अब आउटडोर जो इसका इफेक्ट है वो कम होता है कि जो लाइट है और जो ट्रेसेस होते हैं मेटल्स के, उनके कारण इसमें डिकम्पोजिशन होता है और उसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्थायी हैं, इनके रेजिडुअल इफेक्ट बहुत लंबे होते हैं, उसके कारण इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि जो बेनिफिशियल या नॉन टारगेटेड इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम करता है या इफेक्टिव इसका इफेक्ट होता है। और जैसे कि पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट हैं उनके लिए, और दूसरे जैसे बीज हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, तो उनके अगेंस्ट भी इसका जो इफेक्ट है वो वैसे ही कंटिन्यू बना रहता है, तो वो इसकी डिसएडवांटेज है। जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो क्रॉप हैं, उनमें कॉन्टामिनेशन उनके टेस्ट में, उनके रंग में इसके कारण नज़र आता है, मेनली टेस्ट में। और ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि लंबे टाइम तक इसकी जो प्रेजेंस है वहाँ बनी रहती है, जल्दी से ये विघटित नहीं होता। एक और इसमें जो मेन इसका जो लक्षण है वो ये है कि लिपिड में ये बहुत ही सॉल्युबल होता है, एफिनिटी अपनी शो करता है लिपिड के लिए, और इसके कारण जो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन में जो फैट है उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्योंकि ये स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसकी हैंडलिंग के लिए हमें बहुत ही प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि भी हम इसको सेफ यूज़ करें, सेफ हैंडलिंग करें इसकी। इसका एक टेक्निकल फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल होता था, अभी तो नहीं है, पहले काफ़ी इसको यूज़ किया करते थे, फ्लिट। और बहुत सारे जो हाउस होल्ड पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट हम इसे आसानी से यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था ये। ज़्यादातर जो प्लांट हैं, बहुत वाइड रेंज में इंसेक्ट्स के अगेंस्ट डीडीटी को आसानी से यूज़ किया जाता था। ज़्यादातर प्लांट्स के लिए ये बहुत मतलब हार्मलेस था क्योंकि इसका जो फोटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लिए टॉक्सिक है, जैसे कि कुकुरबिट्स हैं, टोमेटोज़ हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें अगर इसको बहुत लो डोज इसकी दी जाए तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, उनको ये स्टिमुलेट करता है, जैसे पोटैटोज़, टमाटो, ब्रिंजल और कैबेज। तो वहाँ हम इसको ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेटर के रूप में भी लो डोज में यूज़ करते हैं। ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, और जो एक्सोनल कंडक्शन होता है नर्व के इम्पल्स का, उसमें ये इंटरफेयर करता है। जो फैट हैं एनिमल्स के, वहाँ ये एक्यूमुलेट होता है, लेकिन इसके कोई हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट वहाँ नोन नहीं है। फॉर्मुलेशन अगर हम डीडीटी का देखें तो हम इसको डस्ट के रूप में, ग्रेन्यूल के रूप में, स्प्रे के रूप में, एरोसोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। डस्ट के रूप में 2 से 10%, मॉस्किटो लार्वा के अगेंस्ट, लाइस जो लिव स्टॉक के हैं उनके अगेंस्ट, कॉकरोच, आंट्स और जो क्रॉप के पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में इसके कई कंसंट्रेशन यूज़ किए जाते हैं, जैसे 5 to 20% इसको कैरोसिन के साथ मिक्स करके हम हाउस होल्ड पेस्ट के अगेंस्ट, जैसे मॉस्किटोज़ हैं, हाउस फ्लाइज हैं, और जो लार्वाज हैं हाउस फ्लाई के, और मोथ प्रूफिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 0.1 से 5% वाटर सस्पेंशन इसका तैयार करके 50 to 95% वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर, क्रॉप और लीव स्टॉक और जो हैबिटेशन पेस्ट हैं जैसे कि मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज, उनके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और 0.1 से 5% इसका जो वाटर इमल्शन है
वो प्रिपेयर किया जाता है 25% इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट जो कॉमर्शियली अवेलेबल सॉल्वेंट है उसका हम वाटर इमल्शन 0.1 से 5% बनाकर जो प्लांट हैं उनके जो पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट एनिमल्स जिनमें फ्लियाज हैं, टिक्स हैं, लाइस हैं और जो हैबिटेशन पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। डीडीटी को एरोसोल, ग्रैन्यूल और सॉइल इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट एक वाइड रेंज था इंसेक्ट पेस्ट का जिसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता रहा लंबे समय तक, लेकिन अभी लगभग सभी कंट्रीज़ में ये बैन है। टारगेट डीडीटी के तो वाइड रेंज इंसेक्ट के अगेंस्ट इसको यूज़ हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेस्ट है जिनके अगेंस्ट इसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम रहता है, जैसे कि ऑर्थोप्टेरन्स हैं, कुछ बीटल्स हैं और एफिड्स के अगेंस्ट इसका इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली कम है जो दूसरे इंसेक्ट के अगेंस्ट इसका असर रहता है उसकी तुलना में। एडवांटेजेस अगर इसकी देखी जाएं तो काफ़ी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कर सकते हैं और इसका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट बहुत लंबा होता है। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके लिए सेफ़ है, एनिमल्स के लिए सेफ़ है और जैसा हम पहले देख चुके हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें इसको जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके स्टिमुलेटर के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसके कि लॉन्ग रेजिडुअल इफ़ेक्ट होने के कारण जो बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं या नॉन टारगेटेड इंसेक्ट हैं उनको नुकसान होता है इससे। और जो लिपिड में सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, इजी सॉल्यूबल है ये लिपिड में, उसके कारण जो एनिमल फैट है उसमें ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि फ्लैश में मीट होता है उसमें और मिल्क होता है एनिमल्स का उसमें, तो उसके कारण हार्म होता है। और एक दूसरा ये कि आसानी से इंसेक्ट्स में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ये एक इसका और डिसएडवांटेज है। और इन्हीं सारे की जो रीज़न्स हैं, मेन जो रीज़न था वो ये कि फैट में जो एनिमल फैट में इसका जो एक्यूमुलेशन होता है, जो इकट्ठा हो जाता है, वो काफ़ी नुकसानदेह होता है लंबे समय तक, ये एक मेन रीज़न था। और एक दूसरा जो इंसेक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे इंसेक्ट्स में कुछ समय बाद इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस, ये जो प्रतिरोधक क्षमता जो पैदा हुई थी उसके कारण इसको बैन किया गया। कुछ डीडीटी के एनालॉगस हैं जिनको खोजा गया था कि जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं डीडीटी की उनके साथ, इन सभी एनालॉगस में इनकी जो खोज की गई थी वो इस रूप में की गई कि इनकी प्रॉपर्टीज डीडीटी के जैसी हों, लेकिन जो इन वर्टिब्रेट्स के लिए जो उसकी जो फैट में सॉल्युबिलिटी होने के कारण जो नुकसान हो रहा था उसको वो कम हो, तो वर्टिब्रेट्स के लिए लेस टॉक्सिक हो लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो डीडीटी के जैसे हों। इस तरह की जो खोजें की गई उस दौरान कुछ डीडीटी के एनालॉगस खोजे गए जिनमें है मेथोजाइक्लोर और डीडीडी या टीडीई और पार्थेन और नाइट्रोपैराफिन एनालॉगस जिनको प्रोलैन और ब्यूलैन। डीडीटी और डीडीटी एनालॉगस के बाद जो थर्ड ऑर्गेनोक्लोरीन
है वो है BHC या गैमेक्सिन। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड और 666 हम इसको कहते हैं, और गैमेक्सिन नाम जो इसका ट्रेड नेम दिया गया जिस कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया उसके द्वारा। फर्स्ट इसको सिंथेसाइज्ड किया माइकल फैराडे ने 1825 में, और उसके बाद में फ्रांस और ब्रिटेन में 1940-42 में इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको रीडिस्कवर किया गया। इसका जो अप्रोप्रिएट या कहें प्रॉपर जो नेम है वो है हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन या HCH। हम कभी कभी इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, जो कंफ्यूज करता है हेक्साक्लोरो बेंजीन के साथ, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए हम इसको हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन या HCH कहें तो ज़्यादा उचित है। प्रॉपर्टीज जो BHC की हैं, तो जो एक क्रूड प्रोडक्ट जो होता है वो वाइट और ब्राउन पाउडर होता है, और मस्टी ऑडोर इसका रहता है स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज। दूसरे ऑर्गेनोक्लोरिन्स की तरह ये भी वाटर में इनसोल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। BHC मिक्सचर में 6 आइसोमर्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एटा और एप्सिलॉन। इनमें से बीटा और एप्सिलॉन आइसोमर्स एज इंसेक्टिसाइड इनएक्टिव होते हैं। अल्फा, डेल्टा और एटा ये स्लाइटली इफेक्टिव हैं, और जो गामा आइसोमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और वंडर लिंडन ने इनको आइसोलेट किया था 1912 में, जो मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड है उसके साथ जो क्रूड BHC था उसको ब्रेक करके। BHC में 99% गामा आइसोमर होता है जिसको लिंडेन कहा जाता है। ये एक ऑडोरलेस सब्सटेंस है जो BHC से थोड़ा अलग होता है। ये कहीं ज़्यादा एक्टिव होता है BHC की तुलना में, और जो फैट है एनिमल्स का उसमें एक्यूमुलेट नहीं होता, तो एनिमल्स के लिए भी सेफ होता है और प्लांट्स के लिए भी ये सेफ है। इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी भी कम होती है। फॉर्मुलेशन अगर हम देखें BHC का, तो 0.5 से 2% हम इसको डस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 2 से 25% वाटर डिस्पर्जेबल पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं, और 0.5 से 5% इसको केरोसिन या ज़ाइलिन के साथ सोल्यूशन के रूप में, स्प्रे के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। टारगेट इसके वाइड रेंज है इंसेक्ट्स की, और DDT की तुलना में ये इंसेक्ट्स के लिए कहीं ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो आउटडोर इंसेक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रेफर किया जाता है, जिसमें मॉस्किटोज़ हैं और फ्लाइज हैं। जो एडवांटेज इसका है, तो ये DDT की तुलना में ज़्यादा टॉक्सिक है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी जो फाइटोटॉक्सिसिटी होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। ऑफ फ्लेवर करता है ये प्लांट्स को, उनकी गंध सही नहीं है, और जो पोटैटोज़ हैं, एप्पल्स हैं, उनको टेंट करता है, उनके ऊपर धब्बे या दाग हो जाते हैं, उससे फ्रूट ख़राब हो जाते हैं और उनका स्वाद भी ख़राब हो जाता है। लिंडेन जो है वो इस इफ़ेक्ट को कम करता है, जो इसकी कमी है इसको दूर करता है। ये काफ़ी वॉलेटाइल है या कहें क्रियाशील है, और इसके जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट होते हैं
वो DDT की तुलना में कम होते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीनेटेड टर्पेंस। जो नेचुरली जो टर्पेंस हैं उनको क्लोरीनेटिंग करके, उनको क्लोरीनेशन करके ये डेराइव्ड किए जाते हैं, जिसमें हैं टॉक्साफेंस और स्ट्रोबेन। नेक्स्ट, साइक्लोडाइन कंपाउंड्स। साइक्लोडाइन कंपाउंड्स हाईली क्लोरीनेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनको DDT के सब्स्टिट्यूट के रूप में डेवलप किया गया था USA में। इनमें लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट हैं और DDT की तुलना में ये कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये उन इंसेक्ट्स के ऊपर भी इफेक्टिव होते हैं जिनके ऊपर DDT इफेक्ट नहीं होता। जैसे कुछ कॉलियोप्टेरा और कुछ ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट थे जिनके ऊपर DDT इफेक्टिव नहीं होता, उनके ऊपर भी जो साइक्लोडाइन कंपाउंड्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लिपिड में सॉल्युबल होता है और लिपिड में सॉल्युबिलिटी होने के कारण ये गैंग्लियंस है उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। उनका जो एक्शन होता है वो नर्व के ऊपर होता है। इसमें जो मेन कंपाउंड है वो एल्ड्रिन। एल्ड्रिन का जो नाम है वो इसको जो खोजा है जिन्होंने, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, कर्ट एल्डर। उन्होंने काम किया था ऑटोडायल्स के साथ और कंबाइंडली इसकी खोज के लिए उनको 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला। इसका जो टेक्निकल मटेरियल होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको अगर स्टोर किया जाए तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, इसमें ये चेंज होकर HCl में कन्वर्ट होता है। तो इसके कारण एक एसिडिक इनहिबिटर इसमें मिलाया जाता है, इपीक्लोरोहाइड्रिन, और फिर इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो स्टोरेज के बाद इसमें जो चेंज होता है ये HCl में, उसे रोका जा सकता है। जो दूसरे जितने भी ऑर्गेनोक्लोरिन्स हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे वो इनसोल्यूबल हैं इन वाटर और सॉल्युबिलिटी उनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वो सभी कैरेक्टर्स इसमें हैं। जो इसका फॉर्मुलेशन होता है वो 5% डस्ट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, 25 से 50% इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट के रूप में अवेलेबल है और 25% वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। टारगेट इसका जितने भी जो ज़्यादातर जो वो सॉइल इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट हम इसे यूज़ करते हैं और ग्रास हॉपर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। साइक्लोडाइन कंपाउंड्स, इसमें डाईएल्ड्रिन, एंड्रिन, क्लोरडैन और हेप्टाक्लोर ये मेन है। तो जो डाईएल्ड्रिन है वो इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट फ्लियाज, मॉस्किटोज, बेड बग्स, क्रॉप पेस्ट्स और सॉइल इंसेक्ट्स, जिसमें टर्माइट्स मेन है। और एंड्रिन है वो एफिड्स और कैटरपिलर्स के अगेंस्ट जनरली यूज़ किया जाता है, और जो एडिएबल पोर्शंस होते हैं क्रॉप्स के उनके अगेंस्ट जो पेस्ट हैं वहाँ यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। क्लोरडैन को हम यूज़ करते हैं एक्टोपैरासाइट्स के अगेंस्ट, जिनमें हैं लाइस, फ्लियाज, टिक्स, और जो हाउस होल्ड पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट हम इनको यूज़ करते हैं, जिसमें फ्लियाज, कारपेट बीटल्स और जो क्लॉथ मोथ्स हैं वो, और आंट्स, कॉकरोच, सिल्वर फिशेज़, इनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। और जो क्रॉप पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कॉटन पेस्ट और ग्रास हॉपर्स, लीफ माइनर्स, सॉइल इंसेक्ट्स जनरली टर्माइट्स, उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। हेप्टाक्लोर इसको रिकमेंड किया जाता है ग्रास हॉपर के अगेंस्ट और सॉइल इंसेक्ट्स, टर्माइट्स, और इसको फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट, मिसलेनियस कंपाउंड्स, इसमें है एंडोसल्फान, थायोडोन और क्लोरडेकॉन या केपॉन और मिरेक्स।
जो ऑर्गेनोक्लोरिन्स हैं जिसमें हेट्रोजीनस केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, एंडोसल्फान जैसे है तो ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके फॉर्मुलेशन में हम इसको 3% डस्ट के रूप में, 6% वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर के रूप में, 35% एमल्सिफाइबल कंसनट्रेट के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। और एफिड्स के, कैटरपिलर्स, बोरर्स और प्लांट बग्स के अगेंस्ट हम इसे यूज़ करते हैं। ये इसके टारगेट इंसेक्ट्स हैं और पेस्ट। क्लोरोडेकॉन ये एक वाइट और ब्राउन सॉलिड है जो स्टमक पॉइजन के रूप में काम करता है। आंट्स और ग्रासहॉपर्स और हाउस फ्लाइज के अगेंस्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मायरेक्स ये जनरली उन सभी इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिनके अगेंस्ट क्लोरोडेकॉन और एंडोसल्फान को यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी कंपैरेटिवली कम होती है मैमल्स के लिए, दोनों ऊपर वाले जो हैं जो एंडोसल्फान और क्लोरोडेकॉन की तुलना में। थैंक यू।